से आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 के अंतर्गत ठेस कहानी पढ़ेंगे। ठेस कहानी आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने द्वारा रचित है। इस कहानी में उन्होंने गांव के एक कलाकार को जिस प्रकार ठेस पहुंच जाती है, यानी उसके मर्म को कष्ट होता है, उसका वर्णन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय कलाकार होते हैं, उन कलाकार की वर्तमान समय में जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, उस कला को लोग तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। इसमें इस कहानी का जो पात्र है वो है सिरचन। ये गांव में कुछ कलाकारी कार्य करता है, जिसके अंतर्गत वो बांस की तीलियों से पर्दा बना लेता है, शीतल पाटी बना लेता है, माने एक तरह से चटाई। जैसे आपने यहाँ अपने क्षेत्र में देखी हों तो खजूर के जो टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों में जो छिलके होते हैं, पंख होते हैं, उन्हें पंख बोलते हैं, उन पंखों से चटाई बना लेते हैं। इस तरह से जो जल में उत्पन्न होने वाला एक तरह का घास होता है, उस घास को पटेर कहते हैं, उससे भी शीतल पाटी बनाई जाती है, मतलब चटाई बनाई जाती है। तो चटाई बना लेना, पास की जो तीलियाँ हैं उन तीलियों से पर्दे बना लेना, अन्य आपने देखी हो कि डलिया देखी हो, झाल देखी हो, इस तरह के भी देखे होंगे आपने। ये चीज़ें भी बांस की तीलियों से बनाई जाती हैं। और इसके अलावा खजूर से चटाई है। और आपने देखे हों तो जो जाले हैं नेट टाइप के, जो सुतली से बनाए जाते हैं, सुतली बनकर रंगीन करके उनसे बनाए जाते हैं। इस तरह की कारीगरी वो करता था। और भी जैसे हलवाए हैं, हलवाए के लिए उन पर सिर पे टोपी बनाने के लिए ताल के पत्तों से टोपी बना लेना, मतलब इस तरह के कार्य करता था, जो जिसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। लेकिन चूँकि ये वर्तमान में आधुनिकता के कारण, नए नए उपकरणों के कारण उन सामानों की अब आवश्यकता अधिक महसूस नहीं होती लोगों को। उससे अच्छी वस्तुएं मशीनों के द्वारा बन जाती हैं, इसलिए अब लोक कला का उतना महत्व नहीं रह गया। तो अब लोक कला का जब महत्व नहीं बचा तो कलाकार का भी निश्चित है उपेक्षा होगी। तो यहाँ लेखक ने उसके गांव में रहने वाले ऐसे ही एक लोक कलाकार का वर्णन किया है, किस तरह से उसके हृदय में ठेस लग जाती है। ठेस लगना माने उसको चोट पहुंचना, पीड़ा पहुंच जाना। जब जिसके हृदय तक पीड़ा पहुंच जाए, बात चुभ जाए जिसको, उसे कहते हैं ठेस लग गई। कभी कभी किसी की बात किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, उसे कहते हैं ठेस लग गई। तो यहाँ सिरचन को ठेस लग जाती है, इस कहानी का शीर्षक लेखक ने ठेस रखा है। इसमें कहानी में क्या है कि सिरचन है, वर्तमान में उसकी स्थिति बताई पहले तो, कि वर्तमान में क्या है, लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। सिरचन के पास अब काम नहीं बचा है, उसकी कला की कोई कीमत नहीं करता है, उसके पास काम नहीं बचा है, तो इसलिए उसे कोई अन्य कार्य, खेती का काम उससे नहीं कराते, मजदूरी कराने का काम उससे नहीं कराते, क्योंकि मजदूरी का कार्य उससे होता नहीं है। क्यों कि अन्य मजदूर जब खेत पर पहुँच जाएंगे तब सिरचन घर से निकलेगा, फिर हाथ में खुरपी लेकर डोलता डोलता पहुंचेगा खेत पर। तब तक मजदूर जो अन्य पहले से काम कर रहे हैं वो 1/3 काम कर चुके होंगे, तब सिरचन खेत पे पहुंचेगा। फिर उनकी तुलना में काम भी इससे कम होता है, माने आलसी व्यक्ति है। इस कारण से लोग खेती के काम में सिरचन को नहीं बुलाते। हाँ, सोचते हैं कि अरे सिरचन कामचोर है, चटोर है, इससे तो बढ़िया है काम में फ्री में पैसे देना हो तो इसको बुलाओ, तो इसको लोग नहीं बुलाते खेती के काम के लिए, मजदूरी के काम के लिए। ये वर्तमान में उसकी उपेक्षा हर तरह से होती है। और पहले
इसी सिरचन को काफ़ी महत्व मिलता था। क्यों? जब इसकी कला को महत्व मिलता था तब इसको महत्व माना जाता था। उस समय इसके यहाँ बड़े बड़े लोग, साहूकार, बाबू इत्यादि लोग आते थे इसके दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों को खड़ी करते थे, इसकी मिन्नतें करते थे, खुशामद करते थे। सिरचन तुम्हारे जैसा कारीगर तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में जो कला है उसका तो कोई क्या कहना, इस तरह की बातें करके इसके कार्य की तारीफ़ करते थे और फिर इसे अपने साथ ले जाते थे और कोई शीतल पाटी बनवाता था, कोई चिक बनवाता था, कोई अन्य इस तरह के कला के कार्य से करवाते थे तब इसको खुशामद करते थे। हाँ, उस समय इसका एक सिद्धांत जरूर था। सिरचन क्या था, खाने पीने का बड़ा शौकीन था। इसे सब्जी मसालेदार चाहिए, घी डला हुआ होना चाहिए, घी मतलब खाने में चिकनाई, मीठी चीज़ होना चाहिए, दही की कड़ी होनी चाहिए, माने खाने पीने में इसे बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर खाने पीने में कमी रह जाए तो ये काम छोड़ देता था, बहाना बना देता तो मेरा सर दर्द कर रहा है और अब मैं फिर किसी समय आके कर दूंगा। किसी समय आके करेगा इसका मतलब वो काम कभी पूरा नहीं होना। तो ये काम नहीं करता था इस तरह से, वो छोड़ के आ जाता था काम। कहाँ? जहाँ इसके खाने पीने में कमी रह जाती थी उस घर में काम छोड़ देता था। तो लोग सोचते थे कि सिरचन को बुलाओ तो उसी तरह से पहले खाने पीने की व्यवस्था कर लो, हर तरह से उसके खाने की व्यवस्था हो तभी उसे बुलाओ। अगर खाने में कमी रह गई तो काम छोड़ चला जाएगा और फिर काम छोड़ गया तो फिर लौट के आना नहीं, उसे काम पूरा करेगा नहीं और इस तरह से उसका काम हमेशा के लिए पड़ा रह जाता था। तो सिरचन को लोग इस कारण से भी कम बुलाते थे। अब यहाँ जो कहानी शुरू होती है इसमें क्या हुआ कि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के अपने गांव का ही वर्णन किया है। उसमें उन्होंने बताया कि उनके घर उनकी एक बहन थी मानू के विदाई होना थी, वो पहली बार ससुराल जाना थी। तो जब पहली बार उसको ससुराल जाना था इसलिए उसके साथ में शीतल पाटी, चिक इत्यादि सामग्रियां भेजना थी उसके ससुराल कलकत्ता। तो जब विदाई का समय के कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले, लेखक सिरचन को बुलाने गया घर। तो सिरचन खुशी खुशी घर चला गया क्योंकि वो समझता था कि लेखक के घर में उसकी कला का सम्मान आज भी है। इतनी उपेक्षा हर जगह होने के बावजूद भी लेखक के घर में उसकी कला का और उसका सम्मान होता है। इस कारण से वो लेखक के साथ जाने में उसने बिल्कुल भी मना नहीं की और पहुंच गया। और इतने में मानू की माँ, लेखक की माँ ने कह भी दिया कि सिरचन भाई तुम शीतल पाटी चिक बना के तैयार कर दो, मानू की विदाई है और हम बदले में तुम्हें एक मोहर छाप वाली धोती दे देंगे जो 8 रुपये में आती थी उस समय। 8 रुपये वाली मोहर छाप धोती दे देंगे। फिर क्या था, सिरचन अगले दिन से काम पर आ गया। काम पर आया और काम कर रहा था तो बीच में उसे खाने की आदत रहती है, तो उसने पान खाया जो मानू ने दिया था, जिसकी विदाई होना थी उस मानू ने उसे पान लगा कर दिया। पान लगा कर दिया, पान चबा ही रहा था कि इसी बीच मानू की चाची आ गई। अब चाची थोड़ी सी स्वभाव में तेज थी, उससे सिरचन ने मांग लिया जर्दा कि गम का हुआ जर्दा देना चाची। बस इतनी सुनना था चाची का, तो चाची बड़बड़ाने लगी कि मुफ्त खोर हो तो इस तरह से चटोरे कहीं के, तो इत्यादि इस तरह की कटी जली बातें वो करने लगी। और कौन फ्री में काम करवाते हैं, 8 रुपये की साड़ी आएगी तो उस पैसे देंगे तो कई अच्छा काम मिल जाएगा, इस तरह की कुछ बातें की। ये बातें सिरचन को चुभ गई, मतलब सिरचन को ठेस लग गई। बस फिर क्या था, सिरचन ने काम छोड़ा और वापस अपने घर गया। अब सिरचन ने जब काम छोड़ दिया, विदाई में वो चीज़ें जाना थी और वो नहीं जा पाई, तो इससे क्या हुआ, मानू की माँ को
बुरा लगा, मानू को भी बुरा लगा। तो मानू की माँ ने लेखक को भेजा कि जाओ सिरचन को मना लाओ। सिरचन के घर लेखक जाता है और लेखक जाता है तो लेखक उससे कहता है, तो सिरचन कहने लगा कि 8 रुपये वाली मोहर छाप धोती लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा, क्यों? उसके पहनने वाली उसकी पत्नी वो तो स्वर्ग सिधार गई, वो मरी, साथ में उसके बेटियां भी मर गए, माने सब कोई नहीं है, अकेला रहता है। इस कारण से उसने कहा अगर वो जिंदा रहती तो कुछ बात और थी, अब मुझे उस धोती नहीं चाहिए। उसको ये हृदय में चोट लग चुकी थी, तो उसने कहा कि मैं शीतल पाटी लेकर क्या करूँगा, मुझे अब नहीं चाहिए। अब ये जो एक शीतल पाटी पर वो बैठा भी था, जिस शीतल पाटी पर बैठा था उसने उसको छू कर कहा कि ये जो शीतल पाटी देख रहे हो ना बबुआ, ये मेरी घरवाली ने ही बनाई थी, माने उसके प्रेम की निशानी है। मैं इसकी शपथ लेकर कहता हूँ कि अब ये काम नहीं करूँगा। उसने उसकी सौगंध खाकर कह दिया कि मैं ये अब काम नहीं करूँगा। माने उस कलाकार को बहुत गहरे तक चोट पहुँच गई थी, तो उसने मना कर दिया और लेखक निराश होकर वापस आ गया और उसने वो काम छोड़ दिया। लेकिन बाद में सिरचन सोचता है कि मानू का क्या दोष, मानू के प्रति उसके मन में ममत्व था, ममता की भावना थी, बेटी जैसा प्यार था उसके मन में। तो उसने मानू की विदाई के समय उसने अलग से अपने ही घर पे अपने ही सामान से चिक तैयार कर ली, शीतल पाटी तैयार कर ली, और जिस दिन मानू की विदाई होना थी उस दिन वो स्टेशन पर पहुंच गया और स्टेशन पर लेखक भी उधर विदा करने गया था और उसको बोगी में बिठा दिया था। लेकिन उस समय उसने आवाज़ लगाई और अपनी तरफ से वो उपहार दिया जो उसने स्वयं बनाई थी। इस तरह से इस कहानी में बताया गया है एक कलाकार की कला किस तरह से आज वर्तमान परिवेश में कला की उपेक्षा हो रही है, कलाकार की उपेक्षा हो रही है, और एक कलाकार में भी किस तरह की भावना है कि उसमें मानू को वो उपहार देता है और साथ में अन्य जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, महाजन लोग हैं, इनके मन में छोटे गरीबों के प्रति किस तरह की भावना है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है, जिस कारण से वो ठेस पहुंच जाती है उसे। इस तरह से इस कहानी का नाम फणीश्वर नाथ रैणु ने ठेस रखा है। ये आंचलिक कहानी है। और आइए अब इस पाठ में कुछ गद्यांशों की प्रमुख गद्यांश उनकी व्याख्या करते हैं। तो ये पहला गद्यांश, इसमें खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसे बेकार की ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता, सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर। इस तरह तो इसमें ये बताया गया है कि सिरचन के आज गांव में उपेक्षा होने लगी है। क्यों उपेक्षा का कारण भी है कि सिरचन जो कार्य में आलसी है, कामचोर है, ये कार्य नहीं करता, मजदूरी जैसे खेती काम में होनी चाहिए वैसा ही नहीं करता। जब अन्य मजदूर पहुंच जाते हैं खेत पर तब ये घर से निकलता है, वो 1/3 काम कर लेते हैं तब ये काम शुरू करता है। तो ऐसे में किसान भी सोचते हैं या अन्य लोग भी सोचते हैं कि इसको बुलाने से क्या फ़ायदा, इससे काम होगा नहीं, मजदूरी और बेकार में जाएगी, क्योंकि ये बड़ा आराम से पैर रखता है, लिखा है तौल कर पाँव रखता है, मतलब बहुत आराम से जाता है। इसके काम में जल्दबाजी नहीं रहती, इस काम में आलस्य भरा रहता है। तो गांव में इसको लोग मुक्तखोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं, कोई चटोर तक कह देते हैं, क्योंकि इसे खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए। और उसके पहले था इसका सम्मान था गांव में, क्योंकि इस कला का जब सम्मान था तब इसका सम्मान था, इसके काम के इस जैसा काम कोई नहीं कर पाता था, इसलिए इसकी खुशामद करते थे लोग। तो कुछ लोग जब आते थे इसके दरवाजे पर उस समय, पहले के समय, अब नहीं, अब तो इसको कामचोर कहते हैं लोग। पहले जब इसकी कला की कीमत थी तब इसको लोग सम्मान से बुलाते थे, इसकी खुशामद करते थे और अपने साथ ले जाने के लिए बड़ी मेहनतें करते थे, तब जाकर के काम तैयार करता था। अब सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे?
अगला गद्यांश में इसके तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। माने इसलिए लोग उसे चटोर समझते थे। इसे खाने के लिए सब्जी चाहिए बघारी हुई, माने छौंका लगा हुआ उसमें, कड़ी भी दही की चाहिए, दूध मलाई वाला चाहिए। ये सब चीज़ें मीठ मतलब मन को लुभाने वाले और जीभ के स्वाद वाली, माने चटोरापन इसका। तो जब इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ कोई कह देगा ये सामान मिला तैयार है, आज तुम हमारे घर काम करने आओ, अगर उसे पता चल गया कि दही की कड़ी मिलेगी, मलाई वाला दूध मिलेगा, बघारी हुई तरकारी मिलेगी, तो ये दो मिलाता हुआ चला हो जाता, मतलब प्रसन्न होता है, वो खुश होता हुआ पीछे पीछे चला जाता था। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की चिकनाई खत्म। अर्थात यदि किसी ने उसे खाने में कोई कमी कर दी तो ये काम में कारीगरी ख़त्म कर देता था, बस जल्दबाजी पर काम छोड़ देता था और अधूरा छोड़कर कहता था आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, माने अधक पाली के दर्द से माथा टनटना रहा, मतलब आधा सिर, आजकल जैसे माइग्रेन पेन भी कहते हैं, आधा सिर दर्द करने लगता है। तो इस तरह से ये वहाँ से वापस आ जाता था काम छोड़कर। काम छोड़कर आया, किसी दिन आके कर देंगे, इसका मतलब कभी नहीं जाता था काम करने के लिए और उसका काम अधूरा रहता था, किसी दिन यानी कभी नहीं। इस तरह से ये बड़े नखरे वाला था। हालांकि ये काम कलाकार था, वो चकोटी कलाकार था, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते था, जैसे मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी, ये इससे अच्छे कोई नहीं बना पाता था। शीतल पाटी वही मैंने चटाई बताई। बांस की तीलियों की झिलमिलाती चेक, माने पर्दा, जो पर्दे डाले जाते हैं दरवाजे पर, खिड़कियों पर, वो बांस की तीलियों से बहुत सुंदर बनाता था, रंग बिरंगे सतरंगे डोरे उसमें मतलब धागे लगा देता था। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाता था, नेट से, मूसी का आप इस तरह से बोलते हैं, वो जाले भी बनाता था। और भी जिस तरह से आजकल आपने देखा प्याज रखने वाली जाली होती है ना, वो भी जाले इस तरह के जाले बनाता था। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्र, मतलब ये इतनी कारीगरी से काम करता था, ये उसके निपुणता दिखती थी इसमें, इन कामों को बड़े अच्छे से करता था। क्या क्या बना लेता था वो, शीतल पाटी, बांस की चेक, मोहड़े, जाले, हलवाओं के लिए छतरी टोपी, इस तरह के और भी बहुत सारे काम जो सिरचन के अलावा और कोई नहीं कर पाता था। जितनी कारीगरी से सिरचन करता है उतना कोई और नहीं कर पाता था। अब इस गद्यांश में क्या है, एक महाजन टोले की लड़की थी, बज्जू महाजन की बेटी, वो सिरचन के घर गई होगी बुलाने के लिए, लेकिन सिरचन मुँह फट था, बोलने में चूकता नहीं था, जो मुंह में आए वो कह देता था। तो यहाँ महाजन, बज्जू महाजन की बेटी से उसने बोल दिया कि बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। वो कहने लगे है बेटी बड़े लोग केवल बातों में ही बड़े होते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो गरीबों का ध्यान नहीं रखते। कहता है अन्यथा तुम्हारी माँ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई काम करवाए वाला, दो पटेर बनवा ली और क्या दिया, खंसारी का सत्तू, माने मीठे में बोल कर और बड़ा काम करवा लिया। माने उनका दिल बड़ा नहीं है, वो सामान बदले में मेहनताना अच्छा नहीं देती और केवल मीठे मीठे बोल दिए और काम करवा लेते। तो इस तरह से उसने उनकी बेइज्जती भी यहीं कर दी बज्जू महाजन की, कि बज्जू महाजन देखने में बड़े आदमी हैं, महाजन आदमी हैं, पूंजीपति हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है, वो उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी मजदूरी तक वो खा जाते हैं। ये कहने का आरोप लगा दिया उसने कि भला ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है, बवनी उस संबोधन है उस लड़की के लिए, तो ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है इस तरह का कार्य, मतलब गरीबों का पेट काट देना, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। अरे बाप रे बाप, इतनी तेज़ी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं कराता। 8 रुपये में मोहर चाप वाली धोती आती है, इस मुँह झोले के, ना मुँह में लगाम है ना आँख में सीप। ये है मानू की चाची बोलती है। मानू की चाची ने देखा कि सिरचन अपना सामान समेटने लगा, क्योंकि सिरचन ने जब जर्दा मांगा, मानू की चाची ने जर्दा ना देकर और उसको झड़क दिया तो इस पर सिरचन को गुस्सा आ गया, उसको ठेस लग गई थी। तो उसने अपना सामान उठाया और घर आने की तैयारी कर रहा था। ये जब देखा मानू की चाची ने
तो कहने लगे अरे बाप रे बाप, उन्हें आश्चर्य हुआ। बाप रे बाप यानी आश्चर्य प्रकट हुआ। अरे आश्चर्य कि मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं, ये मतलब तुम फ्री में तो काम नहीं कर रहे थे, तुम्हें इसके बदले में 8 रुपये वाली मोहर छाप वाली धोती मिलती। तो इस मुँह झोले के ना मुंह में लगाम है ना आँख में सील, मतलब ना तो मुंह में लगाम है नियंत्रण है, वाणी पर नियंत्रण है, मैंने मुंह में जो भी आता है बोल देता है, ना आँख में सील, ना निर्लज्ज है, जरा भी शर्म नहीं है, निर्लज्ज है। तो ये इसको भला बुरा कहने लगे। एक तो कह दिया कि इसके मुंह में लगाम नहीं है और निर्लज्ज है, इस तरह के मानूक चाची ने सज्जन को कहा। और इतना ही नहीं, कहने लगी पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चेकें मिलेंगी, पैसा खर्च करेंगे तो मतलब तुम्हारी कला का कोई महत्व नहीं है, पैसे के आधार पर हम सब कुछ खरीद सकते हैं तुम्हारी। और इस तरह से उसकी उपेक्षा कर दी। चेक बनाने वाली टोली की औरतें सर पर गट्ठा लेकर गली गली मारी फिरती हैं। और भी कहा कि जो इस तरह के कलाकार हैं ना, आजकल उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनकी कीमत नहीं। इस तरह की जो चेक बनाने वाली औरतें हैं ना, वो अपने सिर पर गट्ठा रखकर गली गली फिरती रहती हैं। तो इस तरह से उसको भला बुरा कह दिया। अब इस वाले गद्यांश में क्या है कि लेखक सज्जन को मनाने जाता है, तो इस पर सज्जन लेखक से कहता है बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं, माने अब मैं ये काम नहीं करूँगा। अभी तक मुझे केवल आपके घर में ही सम्मान मिलता था और वहाँ भी मेरी उपेक्षा और तिरस्कार होने लगा, अपमान होने लगा। अब मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को ले गई, ये अपनी पत्नी के संबंध में कहता है, तो खुद भी मर गई और बेटी बेटियों को भी ले गई। माने ना उसके बेटे बेटी हैं, ना उसकी पत्नी बची है, कोई जीवित नहीं है, अकेला है, अकेला रहता है। तो उस मोहर छाप वाली धोती को लेकर क्या करेगा अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। उसे अपनी पत्नी की याद आई और पत्नी चूँकि उससे वो बहुत प्रेम करता था और उस प्रेम करता था, तो उसने उस शीतल पार्टी को छूकर कहा, यह कहते यह शीतल पार्टी उसी की बनी हुई है जिस पर वो बैठा था। इस शीतल पार्टी को या लेटा था, इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा, अब ये काम मैं कभी नहीं करूँगा इस तरह का, और तुम्हारे घर अब मैं नहीं जाऊँगा। योशने को ठेस लग गई थी। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या, मतलब वहाँ एक तुम्हारा घर ही था केवल जहाँ पर मुझे सम्मान मिलता था, थोड़ा सा मेरी कला की थोड़ी बहुत पूछ परख थी, अब वहाँ भी मेरा अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। इस तरह से इस पाठ में तो ये ठेस कहानी थी बच्चों। इसमें पहले हमने इसका सारांश और फिर कुछ 4-5 इसके गद्यांश उनकी व्याख्या की। अब इसके प्रश्न जो हैं वो पूछेंगे और उनकी तैयारी करना है। धन्यवाद।